तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत खास पर्सनालिटी से, एक ऐसी शख्सियत जो है सिकंदराबाद से। हाँ दोस्तों, हैदराबाद, सिकंदराबाद, आप जानते ही है कि कितना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर आपको पिछले कई सालों में देखने मिला है। तो यहाँ कर एक रियल एस्टेट के ओम श्री बिल्डर्स के सीईओ मिस्टर तपस पटेल जी से मैं आज आपको मिलाने वाला हूं। तपस जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूंगा इनके ग्रुप के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी टॉप सीईओ का इंटरव्यू मिस हो, कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट जो हमारे चैनल पे है वो मिस हो। तो आप अगर रियल एस्टेट का एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास नॉलेज चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, मैं बताना चाहूंगा ओम श्री बिल्डर सिकंदराबाद से इस ग्रुप के बारे में 19 प्लस, हाँ दोस्तों 19 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 प्लस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, 2000 से ज्यादा फैमिलीज इनके प्रोजेक्ट में रह रही है और 6 प्लस बिग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास करीब 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 2000 फैमिली को जो घर दे चुके, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज आपको इस इंटरव्यू में सुनने मिलेगा, समझने मिलेगा। तो एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एज अ रियल एस्टेट एंथुसियास्ट, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल तपस जी आपसे मैं करना चाहूंगा, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रियल एस्टेट सीईओ की लाइफ की जर्नी कैसे होती है, मतलब आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, और फिर कैसे आप रियल एस्टेट में एंटर किए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया। शुक्रिया। एंड काफी अच्छा लगता है जब अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जो रियल एस्टेट में आने की इच्छा रखते हैं उन लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि उनको प्रोत्साहन और उनको कोई गाइडेंस मिले। तो सबसे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है ग्रोथ का। एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर कोई रियल एस्टेट के अंदर एक करियर बनाना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कमिंग टू माय एजुकेशन, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की JNTU कॉलेज से। एंड इनिशियली जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, बिकॉज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे लग रहा था कि कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी में 3-4 साल जॉब करूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड सम एक्सपोजर ऑफ कॉर्पोरेट। बट उस समय ईयर 2000 का एक प्रॉब्लम चल रहा था, Y2K प्रॉब्लम। कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। तो TCS में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई जॉइन TCS। वहाँ पे मैंने 6 साल गुजारे। काफी अच्छा टेन्योर रहा। TCS की वजह से दुनिया घूमने का मौका मिला, काफी अच्छा एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर आया। एंड देन कमिंग टू माय प्लंज इनटू बिजनेस, वी आर जनरली फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली। तो फादर का पहले से ही थॉट प्रोसेस रहा था कि वंस यू आर डन विद योर कॉर्पोरेट एक्सपोजर यू विल हैव टू जॉइन द बिजनेस। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट ही किया था and he was planning to start a new one with a bigger inventory, because जो उन्होंने complete किया था उसमें खाली 20 flats का काम किया था उन्होंने। And that was when I came back from Chennai to Hyderabad। तो मैं भी उस साइट पे कभी कभार टाइम मिलता था तो जाता था, because IT का जॉब ऐसा भी नहीं है कि you cannot take out time। And fortunately वो मेरे ऑफिस से भी नजदीक था प्रोजेक्ट, तो obviously that kind of gave me connection with real estate। And then उसके बाद में I took a call that I have to put down my papers, because मुझे फिर से एक opportunity US की आ रही थी where I had to give a long term commitment। And at that point of time मुझे लगा कि अगर मैं इस बार long term commitment दे दूंगा तो जो growth opportunity हमारे बिजनेस में है उसको मैं शायद lose कर दूंगा। So then I joined the construction business। So it was about 2 years or 3 years old business when I joined it। Okay. And from there on, I think I've completed 8-9 projects। And अभी हमारे 6 ongoing projects चल रहे हैं, 4 हमारे new launches होने वाले हैं। Okay. And overall जो construction area जो हम लोग अभी कर रहे हैं, that's close to about 10 million square feet। Super, super। more than 4,000 फ्लैट्स का काम हो रहा है अभी हमारे यहाँ।
क्या बात है, 10 मिलियन स्क्वायर फीट, मोर देन 4,000 फ्लैट्स। दोस्तों समझिए कितने ह्यूज लेवल पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जब ऐसा कोई व्यक्ति अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अभी तो हमने जो शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ओम श्री बिल्डर्स के बारे में हम जितना जानते हैं, जितनी रिसर्च हमारी टीम ने की, 8 से 10 लोग की हमारी टीम पिछले 2 साल से मेहनत कर रही है टॉप बिल्डर्स को ढूंढने में, उनके प्रोजेक्ट के बारे में पता करने में। लेकिन ये तो हुई जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिली, आपकी वेबसाइट पे मिली। हम आपसे जानना चाहते हैं ओम श्री बिल्डर्स के बारे में, क्या एग्जैक्ट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्या रेंज होता है, कौन से ऑडियंस को आप कैटर करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो अमोल जी, हम लोग बेसिकली रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है। हमने अभी तक कमर्शियल में वेंचर नहीं किया है। रेसिडेंशियल में भी हमारा जो कोर थीम होता है, यूएसपी होता है, वो होता है लार्ज गेटेड कम्युनिटीज। क्योंकि अगर एक अच्छे गेटेड कम्युनिटी का फ्लेवर देना है एंड यूजर को, तो एरिया चाहिए होता है। तो मैं ऐसे लैंड पार्सल्स पिकअप करने की कोशिश करता हूँ जो साइजेबल हो, कम से कम 2 एकड़ या 3 एकड़ के आसपास का मिनिमम लैंड पार्सल हो। तो वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि हम गेटेड कम्युनिटीज भी बड़े ही बनाते हैं ताकि एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया जा सके। एंड जितना इम्पोर्टेंस घर के अंदर लोग देते हैं, मैं उतना ही इम्पोर्टेंस फसाड को देता हूँ। तो मेरा एक मानना ये है कि जो ऑरा या जो एक इम्प्रेशन होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, वो एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई बिलीव इन दैट, एंड उसकी वजह से हमारे एलिवेशंस भी काफी अच्छे होते हैं एंड काफी डिफरेंट होते हैं। तो वो एक अपने आप में लैंडमार्क बन जाता है वंस वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स। बाकी आज की डेट के जो मेरे कंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें 2 ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बारे में काफी एक्साइटेड हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया, हालांकि अभी थोड़ी बहुत इन्वेंटरी और है उसमें सेल करने की। दैट इज अ प्रोजेक्ट वेयर आई इंट्रोड्यूस्ड अ कांसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल विला। ओके। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट सबका होता है विला का मेंटेनेंस, बट विला के अपने एडवांटेजेस हैं जिसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो मेरे जहन में हमेशा था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, ऐसा कोई डिजाइन बनाया जाए जिसमें विला का एडवांटेज भी मिले लोगों को, एंड विला के जो पेन पॉइंट्स है उससे छुटकारा भी मिले। अच्छा। सो दिस वन इज कॉल्ड सिग्नेट, जिसमें हर घर के लिए एक एक्सक्लूसिव एंट्री दी गई है। तो टिपिकल अपार्टमेंट के अंदर कॉरिडोर से ही आपको आपके दरवाजे खुलते हैं, तो प्राइवेसी भी कम होती है, लाइटिंग वेंटिलेशन भी कम होती है। तो यहाँ पे मेन कॉरिडोर से ब्रांच करके हर घर के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, एक्सक्लूसिव कॉरिडोर। ओके। एंड बालकनीज का यहाँ पे भरपूर उपयोग किया है, बड़े बड़े बालकनीज विद प्लांटर बॉक्सेस, ताकि आप अपना खुद का एक गार्डन बना सको बढ़िया सा। अच्छा। कैंटिलीवर बालकनीज में स्टैगरिंग किया है ताकि नेचुरल लाइट डायरेक्टली बालकनी में आ जाए, तो आपने जो प्लांटेशन किया है उसको जितनी लाइटिंग चाहिए उतनी लाइटिंग मिले। तो एक जो विला के अंदर रहने का एक मजा होता है, अपना खुद का एक गार्डन है, गार्डन के अंदर एक अपना खुद का सिट आउट बनाया, चाहे झूला हो या वो सब भी यहाँ सेटिस्फाई होता है। एट द सेम टाइम जो एरिया आप 3 लेवल में या 2 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो विला में रहने के टाइम पे, वो आप यहाँ 1 लेवल में एंजॉय कर सकते हो। तो दिस वाज वन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट व्हिच वी कंप्लीटेड। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है जिसका मुझे काफी अगेन आई एम एक्साइटेड अबाउट। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। इट्स अबाउट 5 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट, 20 एकड़ में बना रहा हूँ मैं। क्या एंड इसमें एक और पेन पॉइंट जो मुझे लगता था वो ये था कि व्हेनेवर यू आर मूविंग अराउंड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ अपार्टमेंट्स, तो अपार्टमेंट्स के बीच में, ब्लॉक्स के बीच में जो गाड़ियों का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा एक चौकन्ना रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मूविंग अराउंड, प्लस आपकी ग्रीनरी काफी कम हो जाती है एंड साउंड पोल्यूशन वगैरह होने लगता है। तो इन सबको मैंने सोचा कि लेट अस ट्राई एंड गेट रिड ऑफ इट। एंड बेसमेंट का एक पिन पॉइंट अपने आप में रहा है। एक तरीका होता है इसको सर्कमवेंट करने का कि आप सारा का सारा पार्किंग बेसमेंट्स में दे दो,
बट देन बेसमेंट्स के अंदर भी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, स्पेशली लेडीज को पार्किंग करने में काफी दिक्कत होती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, फायर हजार्ड्स होते हैं उसमें, क्योंकि कॉम्पैक्ट एरिया होता है, क्लोज्ड एरिया होता है। तो वी हैव कम अप विद अ पोडियम कॉन्सेप्ट। पोडियम कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जितना एरिया है 20 एकड़ का, अबव द ग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग बना देते हैं एंड वी कवर द एंटायर एरिया। मतलब आपको पूरे के पूरे एरिया में स्लैब आ जाएगा एंड आपको मल्टी लेवल पार्किंग रहेगा, चाहे वो फिर 2 लेवल का हो या 3 लेवल का हो। एंड देन फिर जब आप पोडियम के टॉप पे आ जाते हैं तो आपको सिर्फ ब्लॉक्स रहेंगे एंड ब्लॉक्स के इर्द गिर्द आपको कोई वेहिकुलर मूवमेंट नहीं रहेगा, कंप्लीट ग्रीनरी रहेगी। ऑफ कोर्स हमने स्कोप रखा है फायर व्हीकल को मूव करने का, बट दैट इज ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। बाकी ऑन ए डे टू डे बेसिस आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जब आप पोडियम टॉप लेवल पे आ गए, इट इज व्हीकल फ्री, इट हैज गॉट लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ ओपन स्पेस, जितने चाहे आप एमिनिटीज डाल दो उसमें। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बन के आएगा ये। आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। ऐसे करके काफी अच्छे सो एवरी प्रोजेक्ट आई काइंड ऑफ कम आउट विद सम कॉन्सेप्ट which has to tackle the pain point of the end user. Right. Only Super. then it will add value to the end user. Super. And it will elevate the lifestyle of the end user. Right. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने इतने आराम से इतनी बड़ी बात बता दी, आप समझ नहीं पा रहे कि कस्टमर के पेन पॉइंट को समझ के इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जो बहुत कम मार्केट में देखने मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल विला का कॉन्सेप्ट, हमने इतने सारे इंटरव्यू लिए, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, लेकिन इतने इनोवेटिव थॉट प्रोसेस अभी तक हमारी इंटरव्यू में शायद ही आपको देखने मिले होंगे। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे भी इस इंटरव्यू को लेकर। सर वो एक और चीज पूछना चाहूंगा, दैट इज आउट ऑफ दिस, बट वो हॉरिजॉन्टल विला का साइज कितना है आपका, क्या उसका सुपर बिल्डअप आपने रखा है? तो मैंने 4000 से लेके 6500 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप रखा है उसमें। एंड वो इसीलिए रखा क्योंकि विला मींस लग्जरी एंड लग्जरी कैन नॉट बी डिफाइंड विदाउट स्पेस। आई कैन नॉट से दैट 2000 स्क्वायर फीट इज लग्जरी। Right. Luxury is measured at least when we talk about real estate through the space. Yes. So this is being pitched as a signature collection project of mine. So I had to come up with a larger area. तो उसमें 4 बेडरूम with servant accommodation, अलग से उनकी एंट्री, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है and it is more or less sold आज की डेट में ये। Superb. चलिए, it has been received very well. Right. चलिए तो बात करेंगे कि ये सब करने के पीछे, इतना सारा स्पेस डेवलप करना, बड़े प्रोजेक्ट्स करना, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स करना, कौन इंस्पिरेशन रहे आपके लिए? आपके मेंटर कौन है? आपके इंस्पिरेशन कौन है? आपने किनसे सीखा? थोड़ा उनके बारे में बताइए। So मेरे इंस्पिरेशन, मेरे मेंटर मेरे फादर रहे हैं एंड ही स्टिल इज माय मेंटर एंड वो अभी भी ऑन ग्राउंड एवरी डे जाके कम से कम 3 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं टू गेज कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो द काइंड ऑफ वर्क एथिक्स व्हिच ही हैज टॉट मी। एंड ऑफ कोर्स मेरे 2 अंकल हैं जो हमारे पार्टनर्स भी हैं। सो मेरे फादर का नाम है मिस्टर मनसुख भाई पटेल एंड मेरे अंकल्स का नाम है मिस्टर वसंत भाई पटेल एंड मिस्टर भरत पटेल। So I feel all the 3 of them have been the guiding force to take me so long and काफी support मिला है उनसे with regards to advices also। एक सबसे बड़ा उनका एडवाइस ये रहता है कि try to be delivering on time। चाहे आप 5 प्रोजेक्ट करो या 10 प्रोजेक्ट करो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है टाइमली डिलीवरी की, तो ही आप प्रोजेक्ट्स को बढ़ाओ। There is no point of showing 10 projects in your portfolio and delivering none of them on time. So that has been my guiding principle. तो मैंने ग्रोथ भी ग्रेजुअल किया है। I had lot of opportunities to go all out। काफी बार बड़े अच्छे लैंड पार्सल्स आते थे, but I always used to introspect and will I be really able to do justice? So अब जब जाके मैं 10 million का काम कर रहा हूँ, but I am confident that 10 million में डिलीवरी का, टाइमली डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं। So that is what I would always suggest to people who are coming in real estate, that it is okay to take baby steps. You need not really come up with a huge venture and then not deliver it on time.
राइट, सुपर सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल लर्निंग। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि इतनी मैच्योरिटी से डिसीजन लेना एज अ बिल्डर, कि कब ऑल आउट जाए कब नहीं जाए, क्या देखकर डिसीजन ले, जो प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर सकते हैं उसी में हाथ डाले, एक साथ बहुत प्रोजेक्ट्स में ना उतरे, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग स्किल होता है जिसकी वजह से आज इतना अच्छा नाम है ओम श्री बिल्डर्स का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, या उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने आपके पास फुल टाइम टीम मेंबर्स है, कितने वेंडर्स है और कितने लेबर्स आपके प्रोजेक्ट पे ऑन एन एवरेज काम करते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो मेरे पेरोल पे मेरे एम्प्लॉइज हैं, इनफैक्ट अभी अप्रेजल चल ही रहा है, आज हमारे अप्रेजल्स रिलीज होंगे, तो नंबर काफी ताजा है मेरे दिमाग में। 373 आर देयर जो हमारे बाकी वी हैव इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के लेबर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक क्लोज टू अबाउट 3,500 odd workers are there on my sites at various sites together. Right. Baki, yes, this is the way it is. सुपर सुपर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 375 नियर अबाउट फुल टाइम एम्प्लॉइज, करीब 1000 से ज्यादा वेंडर्स होते हैं जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, 3 से 4000 लेबर्स काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर सब मिला के मोटा मोटा मैं पकड़ू तो अप्रोक्सीमेटली 5000 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने का एक जरिया है ओम श्री बिल्डर सिकंदराबाद में। एंड आई विल से अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर ग्रुप एंड द कमिटमेंट ऑफ तपस पटेल जी, क्योंकि अगर पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कोई सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर। और मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि इस सेक्टर की पावर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो रियल एस्टेट सुपर हीरोज है जो इतने बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इतने लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचा रहे हैं, तो इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आप तक पहुंच रहा है तो दैट कैन गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि आप अपने सिटी, अपने शहर, अपने देश, आप किसी भी कंट्री से हमें सुन रहे हो, आप एक अच्छा काम इस सेक्टर में कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचा सकते हैं। आप अपना ही नहीं, अपने समाज का, अपने देश का भी फायदा इस बिजनेस से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मेरा सवाल, क्या लीडरशिप स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? इतना बड़ा टीम संभालना, इतने सारे लोग, इतने ह्यूज प्रोजेक्ट्स कैसे कर पाते हैं? क्या लीडरशिप मंत्र है आपका? सो एक ही तरीका होता है, यू विल हैव टू लीड बाय एग्जांपल, एंड द वे आई हैव बीन मेंटर्ड बाय माय फादर। तो पहले जमीन से काम शुरू करने के लिए मुझे उन्होंने इंस्पायर किया था। सो वन प्रोजेक्ट आई हैड टू कंप्लीटली बी ऑन ग्राउंड विदाउट इवन कमिंग टू ऑफिस टू अंडरस्टैंड कि जमीन पे काम कैसे होता है। एंड धीरे धीरे सो वन हैज टू डेफिनेटली लीड बाय एग्जांपल। दूसरा ये है कि जैसे आप ग्रो होते हैं, यू नीड टू एम्पावर पीपल एट द एंड ऑफ द डे। एंड देन सबसे आज की डेट में बड़ा चैलेंज एक लीडर को मुझे लगता है, जैसे कि मैं ये चीजें हमेशा सोचते रहता हूँ कि एक ऐसा थॉट जो सबके दिमाग में हो, which can drive people, that one thought which you can instill in your team, which will drive them, वो एक कॉमन थॉट होना चाहिए जो सबको लेके आगे बढ़े और वो ड्राइव करे। तो वो एक लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कैसे उस थॉट को सबके अंदर, सबके जहन में डाल दें। स्पेशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट at the top level to be having that kind of zeal. सुपर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लीड बाय एग्जांपल, सेकंड एम्पावर योर पीपल एंड गिव देम एन आइडिया और समथिंग, अ विजन जिस पे उनको विश्वास हो कि वो बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। बात करेंगे पर्सनल लीडरशिप की। ऐसा कहा जाता है कि एक लीडर की एनर्जी उसकी टीम की एनर्जी होती है, तो एक सीईओ की प्रोडक्टिविटी और उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी उसके काम पे डिपेंड करती है। तो आप खुद की एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई रखने के लिए कोई सक्सेस रिचुअल, कोई मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चीजें फॉलो करते हैं? सो बेसिकली मैंने अपने लिए एक गोल शीट बना के रखी है कि व्हाट इज इट दैट आई वुड वांट टू एट माय लेवल अचीव फॉर द ईयर, एंड उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ ऑन ए क्वार्टरली बेसिस।
एंड उसको, उस डैशबोर्ड को मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, वेयर इज इट दैट आई नीड टू इम्प्रूव। एंड देन इसके लिए मैं प्रोफेशनल्स को मैंने रखा है जो मुझे गाइड करते हैं, बिकॉज यू एट द एंड ऑफ द डे विल हैव टू बी गाइडेड बाय पीपल हु हैव द कोर कॉम्पिटेंसी इन देम। तो मैंने काफी अच्छी एक टीम बनाई है जिसमें एक एचआर का काफी बड़ा रोल होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पीपल एट द एंड ऑफ द डे। जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, वो आपके साथ होने चाहिए उसी एक मंत्र के साथ जो आपके मन में भी है उनके अंदर होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा था। तो एक अच्छा एचआर सपोर्ट होना जरूरी है, जो मेरे पास है, बहुत बढ़िया। एंड देन मेरे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए एक बहुत बढ़िया मेरे पास वीपी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके भी एक गोल्स बने हुए हैं जो वो भी अपने आप में समझते रहते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। सो एज ए आई वुड से एज ए पर्सनल दिस थिंग, मैं अपना एक क्लियर कट गोल बना के चलता हूँ कि भाई मेरा क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इस साल के अंदर, मैं ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाऊंगा, किन किन चीजों पर मैं ध्यान दूंगा, ये सब चीजें रहती है मेरे दिमाग में। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और कोई स्पेसिफिक रूटीन आप मॉर्निंग में अलग फॉलो करते हो, मतलब रिलेटेड विद योर एक्सरसाइज और योर मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा जो आप शेयर? या सो मैं योगा में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूँ, एंड मेरे लिए इट इज डेफिनेटली ए गुड स्ट्रेस बस्टर। पहले काफी मेरी रुचि थी भागने में, आई यूज्ड टू रन अ लॉट, बट देन थैंक्स टू कोविड वो आदत मेरी छूट गई, एंड योगा में रुचि मेरी लग गई। एंड अभी जो 1.5 घंटे का योगा मेरा होता है मॉर्निंग में, एवरी डे एट अराउंड 5:30 आई स्टार्ट द योगा। वो 1.5 घंटे का टाइम मेरे लिए इतना अच्छा टाइम है। मेरे बैकग्राउंड में मैं सोचते रहता हूँ कि कैसे मेरे कुछ जो पेन पॉइंट्स हैं, जो मेरे कल के प्रॉब्लम्स थे, उसको कैसे आज मैं रेक्टिफाई करूंगा। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है। एंड देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो spend about half an hour on listening to music, okay, which is something which kind of de-stresses me a lot apart from yoga. हाँ, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफिस जल्दी आना चाहिए, जल्दी आके कम से कम एक 20 मिनट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं अकेला हूँ एंड देयर इज नो वन एल्स, सो दैट बिकॉज मेरे टाइप के पोजीशन में आई कैन नॉट रिफ्यूज टू मीट माई पीपल, क्योंकि वो लोग कभी आते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, कभी कुछ लेके आते हैं। बट देन मुझे एक मेरा टाइम होना चाहिए ऑफिस में जो मुझे सवेरे 20-25 मिनट का मिल जाना चाहिए। सो आई एंश्योर दैट आई कम अ लिटिल अर्ली। उस टाइम के अंदर मैं अपना पूरा दिन का प्लानिंग कर लेता हूँ, एंड देन दैट्स द वे आई फॉलो द रूटीन। मॉर्निंग में थोड़ा सा योगा, म्यूजिक, एंड देन ऑफिस के अंदर एक 20 मिनट का टाइम अपने आप के लिए, एंड देन आई एम ऑल सेट, एनर्जाइज्ड फॉर द डे। सुपर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस बात को समझिए, 1 से 1.5 घंटा योगा, ताकि अपनी हेल्थ जो नंबर 1 प्रायोरिटी है, आपके सक्सेस की पिलर की, उस पर ध्यान दे सके। शाम को रिलैक्स करने के लिए 15-20 मिनट का म्यूजिक, ताकि एक डी स्ट्रेस की फीलिंग आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिस जल्दी आना और 15-20 मिनट खुद को देना, ताकि वो अपनी प्लानिंग को प्रॉपर्ली कर सके। ये है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सीईओ जनरली क्या करते हैं, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जानते तो है पर अपनाते नहीं है लाइफ में। सो बीइंग अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एंथुसियास्ट, बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी ओनर, आप जो भी है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, आपको वो क्वालिटीज अपने अंदर लानी होगी जो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट सीईओज कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे, अपनी टीम को आप इंस्पायर कैसे करते हैं, कैसे अपनी टीम को हैंडल करते हैं, इतना बड़ा टीम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली मेरा मानना ये है कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, कांस्टेंट इंटरेक्शन जरूरी होता है। जो भी आपके विजन्स हैं, उस विजन्स को आपको उनके सामने रखना बहुत जरूरी होता है। दे विल कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने साइलोस में काम करते हैं, तो उनको उसमें से निकालना है, उनको ओपन अप करने का मौका देना है, बिकॉज उनके भी आइडियाज अगर हम लेंगे तभी उनको लगेगा कि एक उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो आई ट्राई एंड हैव वन इवनिंग हडल विद माय टीम एवरी डे। मेरा ये दिन रहता है कि 6:30 के आसपास मेरे, अनलेस आई एम आउट ऑफ ऑफिस, मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में आ जाते हैं all the directors, director construction, director purchase, director sales and marketing, and then we just have that half an hour open dialogue, जिसमें
हर एक अपने अपने थॉट्स बताते हैं। तो दैट इज वन वे विच आई फील दैट आपको इंस्पायर करना है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। यू कैनॉट इंस्पायर विदाउट कम्युनिकेटिंग। जो आपके जहन में, आपके दिमाग में, यू हैव टू पुट इट अक्रॉस टू देम, यू हैव टू। अच्छा, दूसरा मैं ये हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई आइडिएशन होता है, डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन, वो आइडिएशन के टाइम पे सबके ओपिनियन हम लेते हैं, बट अगर कभी लगा कि किसी के ओपिनियन के हिसाब से नहीं, बट एक मेरी ओपिनियन है जिसके हिसाब से काम करना है, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि यस, अभी तक ओपिनियंस आपके सबके मैंने लिए, बट मुझे लगता है कि इस तरह से हमें करना चाहिए, एंड आई काइंड ऑफ गिव देम सम रीजनिंग, and then I tell them that now you have to work as though this was your opinion. Right. Now you will have to bring in that loyalty factor. अभी तक जो आपके आइडियाज थे, शायद अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप भूल जाओ, for some reason I was not doing it because of this points, and then from now onwards जो loyalty factor होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि ये मेरे ही ओपिनियन को आगे बढ़ा रहे। That's the way I want every, तो वो एक कल्चर आ गया है अभी, and it's working well. एंड काफी कंसेंसस से काम करने की कोशिश करता हूं मैं, बिकॉज I firmly believe that unless and until you work based on consensus, because you cannot bulldoze everything, हमेशा ऐसा नहीं चलता है in the current scenario at least, and अगर वैसा करने लगेंगे तो आपको फीडबैक मैकेनिज्म आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब बात करेंगे सर, रियल एस्टेट में कभी कभी कुछ ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, चीजें अब बहुत डायनामिकली चेंज हो रही है। कभी कोई लोकल, कोई स्टेट लेवल के लॉ या चीजें आ जाती, मान लीजिए रेरा आ गया या जीएसटी आ गया, नोटबंदी आ गया, तो 2-4 प्रॉब्लम्स अभी 2-4 साल में रियल एस्टेट में बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने, सबने फेस किया। आपके हिसाब से आपने इन्हें कैसे टैकल किया, आपकी कंपनी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ा वो हमें बताइए। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, पहले तो one has to be having a very clear cut idea about the numbers business में। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, एंड आगे जाके आप का मार्जिन कितना आने वाला है, एंड व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस व्हिच यू वांट टू अचीव। ये नंबर्स का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट कैरिड अवे। तो हम लोग ये पहले से ही बहुत क्लियर कट प्रिंसिपल से चलते हैं। तो कभी भी हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, बिकॉज आई हैव सीन 2008 रिसेशन, दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी। उस रिसेशन के दौरान जो इंडस्ट्री की हालत थी, आई कैन नॉट फॉरगेट दोस डेज। तो उससे काफी सीखा हूँ। तो उसके बाद में बी इट जीएसटी, बी इट रेरा, बी इट सडन एस्केलेशन ऑफ इनपुट कॉस्ट, वो जो क्वेश्चन रखा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वी आर कंफर्टेबल। ओके, सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू ऑलमोस्ट ऑल माय फेलो बिल्डर्स जो मुझे मिलते रहते हैं क्रेडाई में एंड ऑल, दैट काइंडली हैव योर कैलकुलेशंस राइट, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द प्रोजेक्शंस, you have to be putting your brain into it, otherwise you will land up in trouble. Right. Because it's a big game, it involves a lot of money. Right. Thank you so much for giving such a deeper information। दोस्तों, जो बहुत कम शब्दों में इन्होंने कह दिया ना कि अपने नंबर्स राइट रखो, अपने कैलकुलेशंस राइट रखो, अपना ब्रेन लगाइए, प्रैक्टिकल आंकड़ों पे जाइए, क्वेश्चन रखिए, ये छोटी बातें नहीं है, रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत बड़ी बातें हैं। जो भी इस बिजनेस को बहुत डेप्थ में समझता है, टेक्निकलिटीज को समझता है, पेपर्स को समझता है, बैलेंस शीट को समझता है, हर डिपार्टमेंट की वर्किंग को समझता है, वही व्यक्ति इतना डीप लेवल पे आंसर दे सकता है। और ये तो कर ही रहे, पर अगर आपको ग्रो होना है तो आपको भी ये सब कुछ समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की, जैसे कोई ऐसी बुक आपकी लाइफ की जो आपने पढ़ी हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो, तो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ऐसी कोई बुक के बारे में आप बताना चाहेंगे? तो आई रियली लाइक टू रीड अ लॉट अबाउट ऑटोबायोग्राफीज, क्योंकि काफी इंस्पायर करती हैं ऑटोबायोग्राफीज में। तो काफी है, अभी एकदम से तो याद नहीं आ रही है, लेकिन कलाम साहब की जो थी वो विंग्स ऑफ फायर बहुत ही इंस्पायरिंग। यस, विंग्स ऑफ फायर। तो दैट वाज वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज ट्राई एंड गो बैक, क्योंकि जो हिसाब से उन्होंने मतलब अपना बचपन से लेके अपना पूरा लाइफ का उन्होंने किया है, सो ये सब चीजें हैं जो मुझे पसंद है। आई जनरली
spend a lot of time on autobiographies. super, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और दोस्तों ऑटोबायोग्राफी बहुत सारे सीईओज ने हमें कहा, हम एक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, देखिए कहीं ना कहीं कोई भी एक आंसर ऐसा हो सकता है जो आपको टच कर जाए, जो आपको कुछ ऐसी चीज दे जो आपको आपके बिजनेस में, आपके शहर में ग्रो करने में मदद करे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई एक ऐसा इमोशनल इंसिडेंस कहिए या कोई एक ऐसी स्टोरी आपके साथ लाइव हुआ हो, प्रैक्टिकली आपके साथ घटित हुई हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला। हो सकता है जब आप पहला प्रोजेक्ट प्रोक्योर कर रहे थे, कोई क्लाइंट से डील कर रहे थे, कोई भी डिस्प्यूट या लीगल मैटर को सॉल्व कर रहे थे, कोई भी चीज या लाइफ के किसी भी समय पे हुई हो जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, जो आपसे अटैच्ड है, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें। तो वैसे तो काफी है, लेकिन रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो शायद मुझे आई मीन आई एम फॉर्चुनेट कि ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि मुझे एक्चुअली एहसास हुआ कि आज की डेट किस टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। एंड आई कीप शेयरिंग दिस विद अ लॉट ऑफ माय एम्प्लॉइज। सो एक हमारे बायर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बुक की थी। जनरली रजिस्ट्रेशंस वगैरह मेरे जिनको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो जाते रहते हैं, बट देन बिकॉज अभी इतना काम हो गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो फिजिकली फॉर रजिस्ट्रेशन। बट देन एक आई थिंक पावर ऑफ अटॉर्नी छूट गई थी या नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था रजिस्ट्रेशन के लिए। Okay. And I happened to meet this gentleman. He's from defense. Okay. So I would not like to name him because obviously एक confidentiality होती है। तो मैंने उनसे कुछ 7-8 साल पहले बात की थी, because स्टार्टिंग में मैं अपने आप को काफी सेल्स में भी इन्वॉल्व करता था। तो उन्होंने पहचान निकाली एंड फिर काफी हम लोगों ने बातचीत की। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कौन सा फ्लैट है? तो उन्होंने कहा अब तक मैंने फ्लैट देखा नहीं है, फ्लैट नंबर भी मुझे एक बार पूछना पड़ेगा। मैंने बुकिंग की सिर्फ आपके बात पे, आपके नाम पे। नाउ आई एम गोइंग टू डू द रजिस्ट्रेशन एंड आई एम गोइंग टू गो एंड हैव अ लुक एट द फ्लैट। मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, प्रॉपर्टी का बंदे को मतलब फ्लैट नंबर की क्लैरिटी नहीं है, बट कितना ब्लाइंड फेथ। तो वो इतनी टच कर गई मेरे को बात कि अगर किसी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है हमारे ऊपर, तो वी हैव टू बी एट द टॉप ऑफ द गेम। यस 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 यस, होता है, चलता है, नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मैं रियल एस्टेट सेक्टर से प्रैक्टिकली हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने इस तरह का इंसिडेंस बहुत कम या नहीं 0.1% लोगों से सुना। इतना ट्रस्ट लोगों का होना कि व्यक्ति रजिस्ट्री के दिन उसे ये तक नहीं पता कि उसका फ्लैट नंबर क्या है, उसका साइज क्या है, बस उसे ये पता है कि एक ट्रस्ट, एक ब्लाइंड ट्रस्ट है कि इन्होंने बनाया है, डिलीवर किया और करेंगे। ये ट्रस्ट रियल एस्टेट में 1% लोगों को भी शायद मिल पाता है। एंड द वे ही सेड कि चलता है, देख लेंगे, ये एटीट्यूड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम उस लेवल का कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इंटरव्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई बुक, because I really wanted to give this kind of things to the entire people of the world कि भारत में किस तरह का काम होता है, किस तरह के लोग हैं, कितना अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं। 99% हमने तो बहुत रिसर्च से उन्हीं को कवर किया है, पर कभी कभी क्योंकि हम सेकेंडरी रिसर्च करते हैं, मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, तो हमें भी नहीं पता होता कि आपका 20 साल का ट्रस्ट क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है। जो हमें दिखता है हम उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये स्टोरी इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी। मैं इस इंटरव्यू को फिर से सुनूंगा और I want to take these things to different people, different builders, different cities कि इस लेवल का ट्रस्ट अगर आप अपने सिटी में बिल्ड करते हैं तो इस देश से बहुत कम होगा कि लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी, जो पूरी जिंदगी की कमाई वो फ्लैट में या प्लॉट में या फार्म हाउस में या स्पेशली फ्लैट्स में या घर में डुप्लेक्स में लगाते हैं, वो सही प्रोडक्ट अगर उनको मिलने लगे तो भारत देश से मेरे हिसाब से 75% रियल एस्टेट के क्राइम्स कम हो जाएंगे। सो hats off to you, hats off to your commitment and this answer. We'll move forward. कुछ टेक्निकल बातें करेंगे, कुछ रियल एस्टेट के डिपार्टमेंट्स की बातें करेंगे। आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में, और आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं, इतने ह्यूज लेवल के प्रोजेक्ट्स कैसे लीड जनरेट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज की डेट में जो रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अगर मैं अपनी की बात करूं तो आई seen the transformation happening. अभी ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So gone are the days when
प्रिंट मीडिया होता था जिससे कि हम लीड्स जनरेट कर पाते थे. Of course, it does still have a role. I'm not at all denying it, but it's more of a branding, tool these days. Baki lead generation is something which you cannot do properly if you are not depending on the digital marketing. And digital marketing में भी मैं हमेशा अपनी branding team, मेरी बहुत अच्छी branding team है जिसकी वजह से marketing हमारी इतनी अच्छी हो रही है. And we have seen the growth in the last since the time they have come on board. एक प्रोफेशनल मार्केटिंग टीम मैंने ली है 2016 से एंड बहुत बढ़िया ग्रोथ देखा है मैंने. तो हमेशा यही हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको अपने टारगेट ग्रुप को, पहले तो आपको अपने टारगेट ग्रुप के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. यू शुड नो कि भाई आपका टारगेट ग्रुप क्या है, एंड उस टारगेट ग्रुप को एक बार आप जानेंगे तब जाके फिर आप प्रॉपर मार्केटिंग के चैनल्स को आप डिजाइन कर पाएंगे कि उस टारगेट ग्रुप को अगर हमें अट्रैक्ट करना है तो किस तरीके के मार्केटिंग टूल्स, ऑनलाइन में भी किस तरीके के मार्केटिंग टूल्स वो टारगेट ग्रुप यूज करता है. तो इट इज फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज योर टारगेट ग्रुप, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंटेल यू आर लुकिंग एट. Only then you will be able to properly. So online में जो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उससे लीड जनरेशन हमारा काफी अच्छा होता है. प्लस हमारा रेफरल के ऊपर काफी डिपेंड करता है, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा कस्टमर बेस है और जो कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा रहा है उसकी वजह से आज की डेट में 40-45% मेरा बिजनेस रेफरल्स के थ्रू होता है. बहुत बढ़िया. तो दैट इज वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्हिच आई हैव, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन शुड ट्राई एंड एम्यूलेट. बिकॉज नो मैटर कितना आप चाहे मार्केटिंग कर लो, बट जो वर्ड ऑफ माउथ का आपका एक पब्लिसिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. So that is one more thing which I kind of rely upon with regards to the leads and all. Right. Thank you, sir. Thank you so much for sharing. Now we'll move towards sales. Backbone माना जाता है इंडस्ट्री का. सेल्स के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं. तो आपका सेल्स का मॉडल कैसे काम करता है और सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप एम्प्लॉय सेल करते हैं, क्या आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं, या एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर मिलकर कोई हाइब्रिड मॉडल है? थोड़ा उसके बारे में बताइए. तो हमने चैनल पार्टनर्स के थ्रू सेल्स अभी तक नहीं किया, बिकॉज आई बिलीव इन डेवलपिंग माय ओन कॉम्पिटेंसी एंड आई वांट, बिकॉज हमारे यहाँ पे इज मोर ऑफ अ एंड यूजर मार्केट. ओके. ज्यादातर एंड यूजर मार्केट है, तो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी बहुत जरूरी है. एंड जब आप खुद अपना सेल करते हो तो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, क्लैरिटी होती है कमिटमेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में. तो एम्प्लॉय सेल्स इज व्हाट आई एम डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड हमेशा मेरा यही सजेशन रहता है मेरे एम्प्लॉइज को या मेरे सेल्स के फ्रंटलाइन एग्जीक्यूटिव्स को, दैट एक एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो भले ही चाहे वो सामने वाला प्रोडक्ट ले पाए या ना ले पाए, बट वो एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विथ यू वो हमेशा याद रखे, वो हमेशा याद रखे, ताकि अगर उसके बजट में भी ना हो तो आज नहीं तो कुछ साल बाद में वो ट्राई करे आपसे लेने के लिए, या फिर अगर वो ले भी ना पाए तो कम से कम 10 लोगों को पॉजिटिव बातें बताए. दैट इज वेयर यू नो द सेल्समैनशिप क्वालिटी कम्स इनटू पिक्चर. तो ये हमारा मंत्र रहा है कि चाहे सामने वाला ले या ना ले, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विद देम. बढ़िया से मतलब आपको उनको एक्सपीरियंस देना है राइट फ्रॉम द टाइम हाउ यू आर ग्रीटिंग देम टिल द टाइम हाउ यू आर गिविंग देम अ सेंड ऑफ. ये पूरा का पूरा एक एसओपी बनाया हुआ है हमारे यहाँ पे, एंड उस एसओपी के हिसाब से काम होता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव डन माय सेल्फ इन द इनिशियल इयर्स. सो आई कनेक्ट विद दैट अ लॉट. सुपर. थैंक यू सो मच सर. विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डिपार्टमेंट. बात करेंगे ऑपरेशंस की. इतनी सारी साइट, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स, इतने लेबर, इतने कैसे मैनेज करते हैं ऑपरेशंस को, कैसे कंट्रोल करते हैं? मैनुअल है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ईआरपी है, कैसे आप ये सब करते हैं? So ERP काफी बड़ा रोल प्ले करता है. ऑटोमेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमने सारा का सारा हमारा ऑपरेशंस ERP के ऊपर रखा है. एंड उसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली जो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है, एंड उसके अंदर ज्यादा ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है. तो आज की डेट में विथ रिगार्ड्स टू दैट आई हैव गॉट अ वेरी गुड टीम विद मी, जो मेरी कोर टीम है. उनको हमने ट्रेन काफी अच्छा किया हुआ है. तो दैट कपल्ड विद टेक्नोलॉजी काफी अच्छा काम हो जाता है. एंड देन कांस्टेंट रिव्यूज होने जरूरी होते हैं. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पहले तो मेल्स होते थे. आज की डेट में मेल्स के साथ साथ व्हाट्सएप भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है.
तो बिजनेस के अंदर काफी उसका बेनिफिट होता है। एंड रिव्यूज होते रहते हैं हर लेवल पे, कुछ वीकली होते हैं, कुछ फोर्टनाइटली होते हैं, कुछ मंथली रिव्यूज होते हैं। दिस इज द वे इट इज। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, at every level you need to give some sort of an empowerment, right, for taking decisions. Right. Super. Thank you so much for sharing such a valuable information. Now we'll move towards the next department, which is one of the most important, management. क्या role management play करता है decision making, उसके अलावा भी क्या और कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा management के बारे में बताइए। So traditionally अगर आप देखें तो construction earlier was not very organized industry, right, but over a period of time such good players coming in and काफी टेक्नोलॉजी का और प्रोफेशनल्स का जब इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ तो काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है अभी इंडस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव प्रोसेसेस, क्योंकि एक टाइम के बाद में तो सबसे क्रिटिकल काम होता है डिसीजन लेना। And you need not have every time people falling back to you or to anyone for taking decisions. There has to be SOPs कि इसका इस तरह से काम होना चाहिए, इसका इस तरह से होना चाहिए। So I think management में सबसे बड़ा काम ये है कि if you can move towards a process oriented organization, though real estate is a very very ad hoc industry if you ask me, but फिर भी we can still bring in lot of SOPs. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आज की डेट में सीक्वेंस ऑफ वर्क से लेके the sequence of payments, the way contracts have to be executed, these are all very important things on ground when you are trying to get constructions done. So how the procurement thing works, supply chain आपका कैसा होना चाहिए, what are the operating processes you have to follow in the supply chain. तो ये सब चीजें अगर आप SOP ड्रिवन कर देते हैं, this is something which cannot be done overnight. It takes time, evolve होता है ये सब। तो I think that is the way it is. Superb. Thank you so much for sharing that. Now we'll talk about one department we feel that आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और अभी भी है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। और जैसे कि हमारी सब ऑडियंस जानते हैं कि पिछले 15 साल से हम ट्रेनिंग एंड कोचिंग में काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली पिछले 7-8 साल से रियल एस्टेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज के एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहे हैं और 2x, 5x, 10x भी ग्रोथ हमारे क्लाइंट्स को मिला है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग रियल एस्टेट में क्या रोल प्ले करता है और कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमने पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर काफी काम किया है और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि सिर्फ एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ब्रॉडली कुछ कोर्सेज को करने से नहीं हो जाता है। यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड unless you have a structured approach, you will not be able to increase the competency of the person who is working on ground या in the office. Like for example, अगर मैं किसी एक इंजीनियर की बात करूं, जब वो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता है और जो वो काम कर रहा है, अगर उसकी कॉम्पिटेंसीज को टाइम टू टाइम आपने चेंज नहीं किया, बढ़ाया नहीं, तो after a point of time you will be paying him more, but he will be doing the same work which he was doing when he joined. Yeah, probably better. So you need to be having a clarity of what is it that you would want him to do after these many years of service at this kind of seniority. What is it? And उसके लिए उसको क्या competencies चाहिए, और उस competencies के लिए आपको एक structure बनाना पड़ेगा training का, learning and development का. So this is just one small example, but it also is applicable in sales. It's also applicable in telesales, in the CRM, in all the spheres of real estate. So I think एक structured learning and development program हर department का बहुत जरूरी है। and इसके लिए I think जो departmental heads होते हैं, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। So that is and एक मैं जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि by the start of the financial year मैं एक कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ पूरे HODs की, only to understand what is going to be their projected structured and learning development for their team members. ये मेरा होता है हमेशा अप्रैल मई के महीने में। इनफैक्ट ये मैंने जस्ट अबाउट 1 week बैक कंक्लूड किया, एंड जिसमें हम लोग बजट्स एलोकेट कर देते हैं
कुछ लोगों को हम लोग PhDs भी करवाते हैं, जो जो कुछ लोगों को फाइनेंशियल काफी पैकेजेस होते हैं, जो ऑनलाइन भी कुछ होते हैं, कुछ ऑफलाइन होते हैं, वो करवाते हैं। और ये एक अच्छा तरीका भी होता है रिटेंशन का, एम्प्लॉय रिटेंशन का। तो ये सब चीजें। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे जैसा तपस जी ने बताया, और सेम उसी तरीके से जो मॉडल हमने डिजाइन किया, क्योंकि रियल एस्टेट गेम चेंजर ये सिर्फ एक किताब नहीं है। रियल एस्टेट गेम चेंजर एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो हम अलग अलग कंपनियों में इंप्लीमेंट करते हैं। टूल्स, स्ट्रैटेजीज, हैंड होल्डिंग, कोचिंग, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना कंपनियों के साथ काम करके, उनके XYZ टर्नओवर को मेजर करके, उनके हर डिपार्टमेंट की कॉम्पिटेंसी को मेजर करके, वहां से लेकर ग्रोथ तक उनको हैंड होल्डिंग के साथ लेकर जाना। दिस इज द प्रोसेस व्हाट वी फॉलो। और बहुत बेहतरीन तरीके से तपस जी ने बताया कि कैसे ये सब चीजें जब प्रैक्टिकली की जाती है, 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, टेक्स टाइम। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट इन डिटेल। और वही हम करते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग सिस्टम में बहुत सारी कंपनीज के साथ। और जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताया वो तभी आ पा रहा है क्योंकि हम हैंड होल्डिंग, कोचिंग सब कुछ करते हैं टू टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, क्या एडवांटेज है सिकंदराबाद मार्केट के, आपके लोकल मार्केट के क्या एडवांटेज, तेलंगाना मार्केट के क्या एडवांटेज, थोड़ा ये बताइए। सबसे बढ़िया एडवांटेज जो मैं देखता हूँ सिकंदराबाद मार्केट का या फिर हैदराबाद का इज द वेदर ऑफ दिस प्लेस। सो ये अट्रैक्ट करता है काफी और मेट्रोज के सिटीजन्स को यहाँ पे सेटल होने के लिए या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, ये ऐसे 2-3 मेट्रोज है जहाँ पे वेदर काफी सपोर्टिव है। And बाकी connectivity of all these cities is very good with the entire India. तो ये भी एक बड़ा अच्छा होता है। एंड सबसे बढ़िया एडवांटेज सिकंदराबाद मार्केट का ये है, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी, दैट इट्स अ इन्वेस्टर ड्रिवन, एंड यूजर ड्रिवन मार्केट। तो इसमें ग्रोथ भी जो है ना वो सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। प्राइसेस के अंदर एस्केलेशन एकदम से आ गया, फिर एकदम से प्राइसेस गिर गए जब मार्केट में कोई ग्लोबल सिनेरियो की वजह से कुछ एबरेशन आ गया, ऐसा नहीं होता है। एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है तो काफी स्टेबल मार्केट है। भले ही थोड़ा ग्रोथ परसेंटेज वाइज थोड़ा स्लो होता है, बट वो भी खैर पिछले 3-4 साल में वी हैव पिक्ड अप वेरी वेल। एंड आई थिंक काफी अच्छा करेक्शन भी हुआ है, मार्केट करेक्शन हुआ है फ्रॉम द अदर मेट्रोज। तो सिकंदराबाद नाउ इज कैचिंग अप। तो इस लिहाज से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टेबल मार्केट आई वुड से विद रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अब तपस जी बात करेंगे नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में आपको आगे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और क्या थोड़े चैलेंजेस लग रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में। नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी दिख रही है, बिकॉज इफ यू लुक एट द ओवरऑल इंडियन सिनेरियो, अगर आप देखें आफ्टर कोविड जो हमारे जीडीपी के अंदर ग्रोथ हुआ है, आई थिंक कुछ अबाउट 8.4% का ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर देखा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। एंड सो ओवरऑल ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो एंड देन कमिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम लोन्स जो आज की डेट में काफी कॉम्पिटिटिव हो गए, एंड रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए डिमांड में रहेंगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो गवर्नमेंट का आज की डेट में फोकस है at the central level and at the state level. So all this, the way I look at it, काफी अच्छा है। Tier 2 cities, Tier 3 cities में भी आज की डेट में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोविड के बाद में ये भी सिनेरियो उभर के आया है कि जो लोग Tier 2, Tier 3 cities के अंदर बिलोंग करते हैं, Tier 1 cities में आके जॉब करते हैं, उनको लगा कि कम से कम हमारे खुद के प्लेस में एक आध घर होना चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वहां से निकल के Tier 1 में आ रहा था, वो अब जाके फिर से वहां पे। So I think overall the way I look at it, India के अंदर opportunity infrastructure real estate में बहुत अच्छी है। So it is a good time to plunge into this industry. Super. Thank you so much for telling that. अब बात करेंगे आपके अगले 5 साल 10 साल के फ्यूचर प्लान्स, विजन्स क्या है, ताकि सिकंदराबाद के लोगों को पता चले कि आप क्या क्या लेकर आने वाले होते हैं। तो हमने अगला 5 साल का रोड मैप ये बनाया है कि that I would want to definitely spread across different geographies of Hyderabad and Secunderabad। जो मैंने इनिशियली अपने आप को एक 10-12 साल तक एक ज्योग्राफी में कन्फाइन रखा था, आई हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड बियॉन्ड दिस ज्योग्राफी नाउ। तो अभी हम लोग 2 पार्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि नाउ आई हैव माय प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी।
एंड यहाँ पे काफी वेस्टर्न पार्ट में रियल एस्टेट की एक्टिविटी हो रही है, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू टेक पार्ट इन दैट आल्सो. So I would see myself in the next 5 years opening up avenues in the western part of the city also. So overall जो land bank है मेरा वो close to about 250 acres का land bank है, which I will be developing in a period of next 5 to 10 years. So that's the way I look at it. Superb. Thank you so much and huge congratulations and all the best for all the things. अभी तक भी जो आपने इतना प्यारा काम किया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई. अब बात करेंगे एक सक्सेस मंत्र रियल एस्टेट में क्या हो सकता है अगर आने वाले एंटरप्रेन्योर्स ये वीडियो को देख रहे हैं या जो छोटा मोटा काम अभी करे 4 फ्लैट 6 फ्लैट 8 फ्लैट बना रहे हैं, अगर उनको ग्रो करना है या नए एंथुसियास्ट है उनको इस फील्ड में, उनके लिए आप क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे? एक रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र आपके हिसाब से क्या हो सकता है? वेल, अगर आप अपना रियल एस्टेट के अंदर इफ यू रियली वांट टू सक्सीड, यू विल हैव टू हैव पैशन फॉर construction, you will have to have passion for creating spaces which are going to add some value to the end user. अगर आपके अंदर हो, ये zeal अगर आपके अंदर हो, because beyond a point numbers are fine, but then what keeps you driving is this kind of passion which you should have. So I think if you are really having that, and I'm specific to real estate of residential, बिकॉज मैंने अपने आप को अभी तक कमर्शियल एंड वेयर हाउसिंग में तो उतना ज्यादा ट्राई नहीं किया, बट देन यू शुड रियली हैव पैशन फॉर कंस्ट्रक्शन. जो सेटिस्फैक्शन इमारत खड़ी होने के बाद या खड़ी होने के टाइम पे मिलता है, अगर वो आपको रियली एक अच्छा किक दे पा रहा है, तो देन यू आर गेम फॉर इट. सुपर. तो आपको पैशन होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का, आपको पैशन होना चाहिए इस इंडस्ट्री का, और अगर इमारत खड़े होने के बाद जो खुशी आपको मिलती है वो आपको किक दे रही है तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं. बहुत ही शानदार सा आंसर आपने दिया और it will help a lot many people, I'll tell you. Now बात करेंगे एक ऐसी डिपार्टमेंट की या एक ऐसे व्यक्तियों की जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रियल एस्टेट. मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग एजेंसीज और एडवाइजर्स की, कि कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन योर, जब आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं कभी कभी फिर आपको इनके साथ भी सोल प्रोजेक्ट साइन करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड द रिक्वायरमेंट. उस केस में आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कभी भी इन्हें कोई बिल्डर को फाइनल करना हो तो ये क्या देख कर करे, क्या डिसीजन कैसे ले, थोड़ा वो बताइए. राइट. सो मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ एडवाइजर्स हो, कंसल्टेंट्स हो, आई ट्राई एंड पिक अप दोज पीपल जो एक ओनरशिप ले, ब्रांड की ओनरशिप ले या कंपनी की ओनरशिप ले. क्योंकि अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट या एडवाइजर, वो ऐसे काम करने चाहिए कि वो अपनी खुद की ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. So the only way the only yardstick which I follow is कि मैं उनको जज करता हूँ based on all these parameters. And दूसरा, these are all people at the end of the day who have to be rightly understanding your vision and then taking it forward. Because ultimately आपका thought process होना चाहिए और वो आपको उसमें advise करे. It should, the way it should be driven is, अगर वो आपके थॉट प्रोसेस को सही तरह से ड्राइव कर पाएंगे, सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी दे पाएंगे जो आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं विद देयर कॉम्पिटेंसी, देन आई थिंक दे आर द राइट काइंड ऑफ पीपल. सो दे हैव टू बी क्लियर ऑन दैट कि उनका रोल क्या है, बिकॉज इट हैज टू बी ड्रिवन फ्रॉम द मेन पर्सन इटसेल्फ. इट कैन नॉट बी कमिंग फ्रॉम देयर. वो तो खाली एडवाइजर्स हैं, दे आर ऑल कंसल्टेंट्स हु कैन हेल्प यू, बट देन the main thought process of yours, if they can understand properly and help you, then I think the right kind of consultant is there on board. Right. Thank you, sir. Thank you so much. So at the end, I just want to say I'm thankful to your entire team members. I'm thankful to my team members for organizing this such a wonderful interview. I'm thankful to you. आपने अपना कीमती समय इस इंटरव्यू के लिए दिया, इसलिए मैं, मेरी पूरी टीम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है. थैंक यू वंस अगेन. अगर आप कुछ बुक के बारे में कहना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप कैसे? नहीं, मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा एक आपने प्लेटफॉर्म या एक मंच बनाया है जो बटिंग रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं या जो ग्रोइंग रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उनके लिए. एंड आई थिंक यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब. एंड आपके जो कॉम्पिटेंसीज है, अगर उसको यूज करके रियल एस्टेट वालों को बेनिफिट हो तो नथिंग लाइक इट. एंड आई एम श्योर काफी लोग आपसे आज की डेट में बेनिफिट ले रहे हैं. And I would also want to definitely get associated with you with regards to this in future. So I think you're doing a great job, and thanks for having me on this interview.
definitely looking forward for some association on a professional level with you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.